Hello, students, welcome and have a nice day. Today, I'm going to revise the cell organelles, which are ribosomes, lysosomes, and plastids. And let's see how are they and what kind of function they perform. Okay, the first cell organelle about which we will talk about is ribosome. Okay, so ribosomes के बारे में हम बात करने वाले हैं. Ribosomes are the small, very small particles made up of RNA and protein. ओके राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स हैं और वो पार्टिकल्स जो हैं वो किन चीज़ों से बने हुए हैं? आरएनए और प्रोटीन के बने हुए हैं. आरएनए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड. Okay, so you have to remember the full form of RNA is ribonucleic acid. So the ribosomes are the particles made up of ribonucleic acid and protein. Okay, and these particles are so many in numbers. Their number is so much in the cell. And if we talk about the presence and location of the ribosomes in the cell, then ribosomes, you can see the ribosomes freely in the cytoplasm, which will we say free ribosomes, which can be seen in the cytoplasm, anywhere in the cytoplasm in the cell. And secondly, the ribosomes which are found associated with the rough endoplasmic reticulum. तो काफ़ी सारे राइबोसोम्स आपको साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में दिखेंगे, जिनको आप फ्री राइबोसोम्स बोलेंगे. एंड आप ये भी जानते हैं कि एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसको आप बोलते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वॉल पर क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं. तो उनको हम बाउंड राइबोसोम बोलते हैं, क्योंकि ये बधे हुए हैं, अटैच्ड हैं, तो इनको हम बाउंड राइबोसोम बोलते हैं. ओके, बाउंड. सो दो तरीके के आपको राइबोसोम्स देखने को मिले, फ्री राइबोसोम एंड बाउंड राइबोसोम. फ्री राइबोसोम वो हैं जो फ्रीली साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं. इट कैन बी फाउंड एनीवेयर इन द साइटोप्लाज्म फ्रीली. और दूसरे जो हैं वो बाउंड राइबोसोम्स हैं जो आपको कहाँ मिलते हैं? दे आर एसोसिएटेड विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दे आर अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ rough endoplasmic reticulum. Okay, if we talk about the structure of ribosome, अगर हम राइबोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो राइबोसोम जो होता है वो दो सब यूनिट्स से मिलके बना होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स. एक जो होती है वो लार्ज इन साइज़ होती है और दूसरी स्मॉल होती है. तो एक जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके की ये जो सब यूनिट है विच इज़ लार्ज, तो इसको हम लार्ज सब यूनिट बोलते हैं. और जो दूसरी वाली सब यूनिट होती है इट इज़ स्मॉलर दैन द फर्स्ट वन, एंड इसको आप क्या बोलेंगे? स्मॉल सब यूनिट. ओके, सो द राइबोसोम इज़ मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स. द वन इज़ लार्ज एंड अनदर इज़ स्मॉल. तो लार्ज वाले को अब लार्ज सब यूनिट बोलोगे और स्मॉल को स्मॉल सब यूनिट बोलोगे. ओके, now there are 2 kind of ribosomes found in the prokaryotic, found डिफ्रेंशिएटली इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम. 2 तरीके के राइबोसोम्स होते हैं. एक जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है सिर्फ, और एक जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है. तो जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाया जाता है उसको आप बोलते हो 70S राइबोसोम, और जो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है उसको आप 80S राइबोसोम बोलते हो. ठीक है, इसमें जो 2 सब यूनिट्स होती है, देखिए इसमें 70S राइबोसोम में जो लार्ज यूनिट होती है वो 50S की होती है और जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो 30S की होती है. ओके, एंड 80S वाले यूकैरियोटिक राइबोसोम में जो लार्ज सब यूनिट होती है वो 60S सब यूनिट होती है, और जो
स्मॉल सब यूनिट होती है वो 40S। तो आपको ये याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम पाया जाता है वो 80S होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, वो होता है राइबोसोम। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, दीज आर द पार्टिकल्स of ribosomes found in the prokaryotic cell. This is the bacteria which is an example of prokaryotic cell. ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम ही पाया जाता है। अगर हम सेल ऑर्गेनेल की बात करें तो ये राइबोसोम कैसा होता है, 70S टाइप का राइबोसोम होता है। ओके, नाउ इफ़ विल टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। अगर हम राइबोसोम के फंक्शन की बात करें तो राइबोसोम्स को हम बोलते हैं दे आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। इनको हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड क्यों प्रोटीन फैक्ट्री हम इन्हें बोलते होंगे। ऑब्वियसली फैक्ट्री में हम क्या करते हैं, वी प्रोड्यूस द स्टफ्स एंड गुड्स। हम क्या करते हैं, फैक्ट्री में चीज़ों को बनाते हैं। तो ये जो राइबोसोम्स हैं इनके अंदर प्रोटीन बनाई जाती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, दे सिंथेसाइज प्रोटीन। तो आप कह सकते हो राइबोसोम्स हैव द फंक्शन to produce protein, that's why they are called protein factories of the cell, right? Okay, एंड राइबोसोम्स जो होते हैं वो आपको अगर याद हो तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाए जाते हैं, है ना, एंड प्लास्टिड्स के अंदर भी ये पाए जाते हैं। So mitochondria and plastids also contain ribosomes. Okay, now we will talk about the next organelle, and that is lysosomes. ओके, नाउ अब हम लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइसोसोम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल होते हैं किसी भी सेल के लिए, एंड ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, मेम्ब्रेन ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स आप जानते हो कि एक कोई कंटेनर टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक सिंगल मेम्ब्रेन का बना हुआ ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल होता है, और इसके अंदर ये जो खाली जगह होती है, अंदर स्पेस होता है, दैट इज़ फिल्ड विद द एंजाइम्स। वो क्या होता है, एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा हुआ होता है इसके अंदर का ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब स्पेस, इसके अंदर की जो स्पेस है उसको हम लोग ल्यूमेन बोलेंगे, और उस ल्यूमेन के अंदर स्पेस के अंदर जो होगी वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होंगे वो पाए जाएंगे। ठीक है, इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सो वेरी सिंपल स्ट्रक्चर इट हैज़। इसका बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है, एक ही मेम्ब्रेन का जो है एक इस तरीके से राउंडेड वेसाइकल लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। ओके, एंड ये एंजाइम्स बहुत ही पावरफुल होते हैं और हाइड्रोलिटिक होते हैं, एंड दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो क्या करते हैं, दे कैन डाइजेस्ट ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, मॉलिक्यूल होता है, इनको ये डाइजेस्ट कर सकते हैं ये एंजाइम्स। डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है, टू ब्रेक। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ये जितने भी इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, मैटर को ये क्या करते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, उनको उनके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये जो एंजाइम्स इनके अंदर होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER में बनाए जाते हैं और गोल्गी कॉम्प्लेक्स के थ्रू इसके अंदर पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, एंड और ये जो लाइसोसोम होता है ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स के थ्रू बनाया जाता है। ओके, लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। लाइसोसोम को कौन बनाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन प्रिपेयर करता है, वो करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ओके, नाउ इफ़ वी विल टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स, तो क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं तो ये डाइजेशन का काम करता है, ठीक है। इट वर्क्स digestion, it digest all the organic molecules which are to be digested by the cell के अंदर ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह काम करता है। और and as well as the lysosomes digest the microorganisms like bacteria and fungus which enter into the cell। तो सेल के अंदर कोई हार्मफुल पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो ये साइड लाइसोसोम्स के अंदर भेज दिया जाता है, और लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो उन बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करके किल कर देते हैं। इस तरीके से ये हमारी बॉडी में डाइजेशन का काम करता है। ओके, एंड लाइसोसोम कैन डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑफ द सेम सेल टू विच इट बिलोंग्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोलाइसिस। एक आपको बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक एंड इंटरेस्टिंग फिनोमिनन देखने को मिलता है कि लाइसोसोम जो होता है वो अपने ही सेल, जिस सेल के अंदर ये होता है, अपनी ही सेल के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ये डाइजेस्ट कर देता है, और इस प्रोसेस को हम ऑटोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। ऑटो का मतलब खुद, सेल्फ, लाइसिस का मतलब टू ब्रेक, तो अपने ही ऑर्गेनिक सबस्टेंस को, अपने ही सेल के ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस को ब्रेक करना। क्योंकि ये क्या करता है, जिस सेल के अंदर ये होता है उसी के ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस को ये क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, जिससे सेल जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इस लाइसोसोम को हम डाइजेस्टिव बैग कहते हैं। वी कॉल इट डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल। ओके, एंड अगर कोई डेड या फिर डैमेज सेल है, या फिर कोई ऐसी सेल है विच इज़ नॉट एक्टिव एंड अब वो डैमेज्ड हो गई है या फिर डेड हो गई है, या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें सेल को किल करना है, ख़त्म करना है, तो क्या होता है कि ये जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है इट बर्स्ट आउट, ये बर्स्ट हो जाती है, और एंजाइम्स होते हैं वो पूरा सेल के अंदर स्प्रेड हो जाता है और सारे सेल के सारे कंपोनेंट को ये डाइजेस्ट कर देता है। तो इससे क्या होता है कि द सेल गेट डाइजेस्टेड एंड गेट डिस्ट्रॉयड। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, क्योंकि ये जिस सेल में होता है उसी सेल को डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देता है, तो इसलिए हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी इसको बोलते हैं। So lysosomes are called digestive system as well as the suicidal bag of the cell. The main function of lysosome is to break down unwanted macromolecules. Now we will talk about the another organelle, which is the characteristic feature of plant cell, एंड दिस इज़ प्लास्टिड। ठीक है, अब हम लोग प्लास्टिड के बारे में बात करेंगे, जो कि ये प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है और ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ओके, यू नो दैट। ओके, प्लास्टिड्स आर द लार्जेस्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल बाउंड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। ये क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, आपको याद रखना है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। ओके, डबल मेम्ब्रेन, एंड दे आर फाउंड इन द मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल एंड सम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। these are absent in prokaryotes and animal cell। ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो होते हैं वो एल्गी एक होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। दिस इज़ एल्गी, ये आपको एल्गी देखने को मिला, दे आर लुकिंग वेरी वेरी ग्रीन। ओके, तो ये इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और एनिमल और प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होता है वो डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स होते हैं, उसी तरीके से प्लास्टिड के अंदर भी उनका अपना डीएनए, आरएनए और राइबोसोम होता है, यू नो दैट। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर देयर फाउंड इन द प्लांट सेल। पहला होता है क्रोमोप्लास्ट,
ठीक है। प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला आपने क्या पढ़ा, क्रोमोप्लास्ट। इनको हम बोलते हैं कलर्ड प्लास्टिड्स। क्यों कलर्ड प्लास्टिड बोलते हैं? क्योंकि क्रोमोप्लास्ट गिव कलर टू द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स विच अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। क्योंकि कलर्ड प्लास्टिड यानी कि क्रोमोप्लास्ट के अंदर कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं। जैसे आप जितने भी कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट देखते हैं, जैसे फ्लावर्स देखते हैं, फ्रूट्स देखते हैं, या कोई भी लीव्स, कलरफुल लीव देखते हैं, तो विच इज़ दे आर कलर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। ओके, नाउ ल्यूकोप्लास्ट इज़ द अनदर काइंड ऑफ प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस प्लास्टिड होता है, इसमें कोई कलरफुल पिगमेंट नहीं होता है। इनका काम होता है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन। ये क्या करते हैं, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड होता है लाइक स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन, इनको ये स्टोर करने का काम करते हैं। क्लोरोप्लास्ट, तीसरे टाइप का प्लास्टिड जो है वो है क्लोरोप्लास्ट। इसको हम ग्रीन कलर प्लास्टिड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। यू नो दैट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल द प्लांट्स लुक ग्रीनिश इन कलर। क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। और ईच क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन। इट शोज 2 डिस्टिंक्ट रीजन। इसमें 2 डिस्टिंक्ट रीजन। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें देखिए डबल मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन होगा, सॉरी, ठीक है। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर का जो स्पेस होता है दैट स्पेस इज़ कॉल्ड स्ट्रोमा। इस स्पेस को स्ट्रोमा बोलते हैं। एंड इन दैट स्पेस, उस स्पेस में फ्लूइड भरा हुआ होता है और उस फ्लूइड के अंदर आपको ऐसे स्टैक ऑफ कॉइन देखने को मिलते हैं, स्टैक ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कॉइन्स होते हैं और कॉइन्स की आप स्टैक बना देते हैं एक के ऊपर एक रखकर, इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लाइक यू कैन सी हियर इन स्टैक ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को आप बोलते हो ग्रेनम। क्या बोलते हो? ग्रेनम। देखिए ये ग्रेनम है और ग्रेनम में आपको बहुत सारे जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं दे आर कॉल्ड थाइलेकॉइड। एक अगर इसमें से एक आप ये इस तरीके से, ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, अगर आप वो निकालेंगे तो इसको हम थाइलेकॉइड बोलते हैं। और बहुत सारे थाइलेकॉइड जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रेनम बनाते हैं। और आप देख सकते हैं ये जो ग्रेनम है आपस में जुड़े हुए होते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लैमेला, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए, उनके पास डीएनए होता है एज वेल एज दे हैव राइबोसोम्स, ठीक है। इनके पास राइबोसोम्स भी होते हैं। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर। और ख़ास बात यह है कि इस थाइलेकॉइड के अंदर ही जो होता है वो क्लोरोफिल पिगमेंट भरा हुआ होता है, पाया जाता है। ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अगर हम क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करती है? दिस पिगमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ट्रैप द एनर्जी ऑफ सनलाइट, ठीक है। ये क्लोरोफिल क्या करती है? सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है एंड दैट एनर्जी इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू केमिकल एनर्जी इन द फूड, ठीक है। वो एनर्जी फिर यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स टू मेक फूड। और आप जानते हैं कि ये जो प्रोसेस होता है प्रोडक्शन ऑफ फूड बाय यूजिंग सनलाइट, क्लोरोफिल एंड बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है ना। सनलाइट और क्लोरोफिल के हेल्प से, है ना। तो क्लोरोफिल ये क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसी एनर्जी की हेल्प से इन CO2 और H2O को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, ठीक है, फूड में। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पर होगी? जहाँ पर सोलर एनर्जी को, सनलाइट को ट्रैप किया जाएगा ऑब्वियसली। और ये सोलर एनर्जी या सनलाइट को कौन ट्रैप कर रहा है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो यू कैन से दैट द क्लोरोप्लास्ट इज़ द प्लेस वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस।
ठीक है। क्लोरोप्लास्ट वो एरिया है सेल के अंदर का, वो लोकेशन है, वो पॉइंट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया जाता है। इसीलिए हम क्लोरोप्लास्ट को जो है वो किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लूकोज यानी कि फूड बनाया जाता है। ओके, फूड इसके अंदर बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ होता है। इट ट्रैप द सनलाइट, ये सन की लाइट को ट्रैप करता है। फिर उस लाइट एनर्जी की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। सो बेसिकली द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन, और दूसरे स्टेप को हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लाइट रिएक्शन होता है वो ग्रेना के अंदर होता है। ठीक है, लाइट रिएक्शन मतलब लाइट एब्जॉर्ब की जाती है, तो क्लोरोफिल जहाँ पे होगा वहीं पे लाइट एब्जॉर्ब की जाएगी। तो लाइट रिएक्शन जो होता है वो ग्रेना के अंदर कंप्लीट होता है, और जो डार्क रिएक्शन होता है वो स्ट्रोमा के अंदर, यहाँ पर ग्रेना के बाहर ये जो स्पेस होती है वहाँ पर कंप्लीट होता है। So basically the chloroplast is responsible for the photosynthesis. So that's all for this video. Have a nice day. Thank you everyone.